हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन पार्ट 2 कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चंस हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को हम पार्ट थर्ड में करेंगे और इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। और मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जा करके आप देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमन्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रेमन्स की एज आज से 3 साल पहले जो रेमन्स की एज थी और अब से 5 साल बाद जो रेमन्स की एज होगी, उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन से समझाता हूँ। तो देखो, मैं सबसे पहले उसकी प्रेजेंट एज लेट कर लेता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट एज हमें इसकी निकालनी है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं करता हूँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेहमान्स एज बी एक्स ईयर। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर है। तो सबसे पहले हम 3 साल पहले चलते हैं। ठीक है, 3 साल बैक हमें जाना पड़ेगा उसकी 3 साल एज को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब 3 साल पहली एज को फाइंड आउट करने के लिए। तो 3 इयर्स एगो रेमन्स एज कितनी हो जाएगी? रेमन्स एज बी एक्स माइनस 3 इयर्स, क्योंकि अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो आज से 3 साल पहले उसकी कितनी एज होगी, हमें इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा। एंड 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर। हैंस इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए तो मतलब 5 साल बाद, या फिर जितने भी नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर लिखे हुए होंगे उनके मतलब उतने आगे हमें उसकी एज को फाइंड आउट करना होगा। तो हमें उसकी 5 साल एक्स्ट्रा एज को फाइंड आउट करना है, यानी कि 5 साल बाद, इसका ये मतलब है। तो रेमन्स की एज क्या हो जाएगी? रेमन्स की एज बी एक्स प्लस 5 years, ये उसकी एज हो जाएगी। तो क्वेश्चन में इसने यही बोला है कि जो उसकी 3 साल पहली एज थी, तो 3 साल पहली एज हमने ये निकाल ली, और जो अब से उसकी 5 साल बाद जो एज होगी, तो उसकी 5 साल बाद हमने एज निकाल ली एक्स प्लस 5। तो अब क्वेश्चन में उसने बोला ये है कि उसकी 3 साल पहली एज और रहमान की 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का सम, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x-3 प्लस 1/x+5 कितना हो जाएगा? 1/3। ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी। इनका एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा x+5 प्लस x-3 इंटू x+5 इक्वल 1/3। ये हो गया 2x और 5 में से 3 गए +2, और इसकी कर दो रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई। मतलब कहने का अर्थ है कि इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3 इक्वल टू x-3 x+5। ठीक है, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15। ठीक है, 6x को इधर शिफ्ट कर दो, 6 को इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15। ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x, 2x में से 6x गया, 4x माइनस 15 माइनस 6 21 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो फ्रॉम, या फिर यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन टू इट्स
स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी -21। ये हमको दिया गया है -4x है वहाँ पर और यहाँ पर -21 है, पीछे सी की वैल्यू और ए की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि देखो ए की वैल्यू एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू -4 आएगी विद साइन और सी की वैल्यू कांस्टेंट है -21 विद साइन, हमें वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो अब आगे हम यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac निकाल लेते हैं। 4ac ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए1 है, सी हमारा -21 है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा आपका 84, ये हो जाएगा आपका 100। बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू आपकी आ गई, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x इक्वल टू, देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर -4ac की जो कि 100 है। देखो सबसे पहले -b की वैल्यू रखो, यानी कि b की वैल्यू रखो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है 100, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिखा और 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। x इक्वल टू आपका +4 हो गया प्लस माइनस 100 की वैल्यू हो जाएगी 10 और अपॉन में 2। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ जाएगी -3। यहाँ पर लिखेंगे नेग्लेक्ट x इक्वल टू -3 बिकॉज एज नॉट इन माइनस या फिर निगेटिव फॉर्म। देखो यहाँ पर हमने -3 को क्यों नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि एज हमारी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने रखा एज इज नॉट इन निगेटिव फॉर्म, ये निगेटिव फॉर्म में नहीं होती। तो अब यहाँ पर इफ 4x इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 2 देन x इक्वल टू हो जाएगा 14/2। 14/2 तो 14 को डिवाइड कर दो 2 से तो 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस रेमन्स प्रेजेंट एज बी 7 ईयर्स। क्या है उसकी 7 ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। उन्होंने कहा है कि एक क्लास टेस्ट हुआ है तो सेफाली के जो टोटल मार्क्स हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मिलाकर के 30 होते हैं, ठीक है। अब उसने सिचुएशन दी है कि अगर सी गो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स मोर देन, मतलब 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर सेफाली के 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा आ जाते हैं अब की बार और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम आ जाते हैं, तो उसकी मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है 210, यानी कि 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एक क्लास टेस्ट हुआ है तो सेफाली के मैथमेटिक्स में कुछ मार्क्स आए और इंग्लिश में कुछ मार्क्स आए, तो उनके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला करके टोटल 30 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अब उसने सिचुएशन दी है कि अगर मैथमेटिक्स में उसके अब की बार 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाए और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आ जाए, तो उसकी मार्क्स का जो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे इस सिचुएशन लगाने के बाद उनका प्रोडक्ट 210 के इक्वल आएगा। तो फाइंड हर मार्क्स इन द क्लास इन द 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स के उनके मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं मार्क्स लेट कर लेता हूँ। देखो मैं लेट करता हूँ, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स में जो उसके मार्क्स है वो कितने हैं, लेट कर लो x है, देन मार्क्स
इन इंग्लिश बी 30 माइनस एक्स, क्योंकि देखो उसके मार्क्स का जो सम है वो 30 है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम जब 30 है तो अगर मैं एक को लेट कर लूँ एक्स तो दूसरा क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, और जब मैं एक्स प्लस 30 माइनस एक्स को ऐड करूँगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो टोटल सम कितना जाएगा 30 के इक्वल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क्स मैथमेटिक्स के लेट किए एक्स और इंग्लिश को मार्क्स मैंने निकाल लिए 30 माइनस एक्स। इफ अब कंडीशन दी है इफ 2 marks more in mathematics then marks in total marks in maths कितने हो जाएंगे, मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे। अगर 2 मार्क्स उसके ज़्यादा आ जाए मैथमेटिक्स में तो देन टोटल मार्क्स इन मैथमेटिक्स जब एक्स मार्क्स थे तो टोटल कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 2। एंड इफ 3 marks लेस इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में उसके मार्क्स 3 कम हो जाए, अगर उसके 3 मार्क्स कम आए तो देन टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, टोटल मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे शेफाली के एक्स 30 माइनस एक्स थे मार्क्स और इसमें से 3 कम और हो गए तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 ये मार्क्स हो जाएंगे, मतलब 30 में से 3 गए 27, तो 27 माइनस एक्स उसके मार्क्स इसमें हो जाएंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जब उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा आ जाते हैं और 3 मार्क्स कम आ जाते हैं इंग्लिश में, तो तब उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 के इक्वल होता है, मतलब x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वे 210 के इक्वल है। अब इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। ठीक है, x को इस तरफ शिफ्ट कर दो, मतलब मैं इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 54 प्लस 2x प्लस 210 इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर देखो माइनस का 20x है, ठीक है, और प्लस का 2x है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 25x, माइनस का 54 है प्लस का 210 है, तो 210 54 माइनस कर दो तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, 20 में 5 गई 15 बच जाएगा, तो 156 यहाँ पर आ जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। एक बार फिर से करके देख सकते हैं, 10 में से 4 गए 6 बचे और यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है, 156 यहाँ पर आ गया। अब क्या करो, इसको सोल्व कर लो। इसके फैक्टर जब हम करेंगे इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं, ठीक है, इजीली हो जाएगा, क्योंकि देखो 13 और 12, जब मैं 13 और 12 की प्रोडक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 1 जा 12 और 3 15 और 13 प्लस 12 कितने होते हैं 25। ठीक है, जब आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करोगे, मैं चाहता हूँ इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर लूँगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन मतलब भारी हो जाएगी, ठीक है, टफ हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 156 आएगा, 156 के कुछ फैक्टर्स आएंगे, उसमें से ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिसका सम आए और उनकी प्रोडक्ट 156 आए, तो मैंने उसमें से ये चूज़ किए 13 और 12 ऐसे फैक्टर्स है जिनका सम ये आएगा, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट ये आएगी, प्रोडक्ट ये रही और इनका सम 25 ये रहा, ठीक है। भले ही मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0, ये कॉन्स्टेंट यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। वो अलग बात है कि इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में करके वो 156 आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होती है वो केवल फैक्टर्स निकालने की काम आती है, एक्चुअल में यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म लिखी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो हम यहाँ पर जब हम सम करते हैं तो जरूर नहीं है सम का मतलब हम केवल ऐड ही करें, हम सब्ट्रैक्ट करके भी ये वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, बस हमें इसको स्प्लिट करके लिखना है समीशन की फॉर्म में, आइदर वो माइनस फॉर्म हो या फिर पॉजिटिव फॉर्म, जैसे यहाँ पर माइनस 30x 13x और माइनस 12x है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन भी हो सकते हैं दोनों साइड
और इसमें से एक साइड प्लस भी हो सकता है, एक साइड माइनस भी हो सकता है, या फिर इस साइड प्लस हो सकता है और इस साइड माइनस हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस ही आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 13, ठीक है। यहाँ से -12 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। बस यहाँ पर सेम टर्म बननी चाहिए, ठीक है। अब देखो x माइनस 13 यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ बचे क्या, x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार तो ये इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों की वैल्यू प्रोडक्ट करके 0 आई, या तो ये 0 ही होगी या फिर ये 0 रहा होगा। तो इसलिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 13 और एक बार x की वैल्यू आ गई 12। अब देखो ये जो मार्क्स है x, ये किसके निकले, मैथमेटिक के निकले, ठीक है, मैथमेटिक के निकले। तो अब हमें किसके निकालने, इंग्लिश के। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे 2 बार। जब मार्क्स पहले 30 हुए तब हम इंग्लिश के मार्क्स निकाल लेंगे, और जब मार्क्स 12 हुए तब हम इंग्लिश के मार्क्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इफ मार्क्स इन मैथमेटिक, जब मैथमेटिक्स में मार्क्स 13 हुए, ठीक है, देन x इक्वल टू 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 30 माइनस एक्स इक्वल टू 30 माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इफ मार्क्स इन मैथमेटिक, जब मैथमेटिक में मार्क्स 12 है, तो देन मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में मार्क्स कितना आए होंगे उसके, 30 माइनस एक्स, मतलब 30 माइनस 12, तो यानी कि 18, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि जब मैथमेटिक्स में मार्क्स 13 थे तो तब उसके मार्क्स 17 आए, और जब 12 थे तब उसके मार्क्स 18 आए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है कि द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। मतलब जितनी उसकी विड्थ है उसमें अगर हम 60 को ऐड कर दे तो वो उसकी डायगोनल की लेंथ आ जाती है, ठीक है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अगर उसकी लॉन्गर साइड यानी कि जो लेंथ है ट्राइंगल की वो 30 मीटर मोर देन है उसके शॉर्टर साइड से, मतलब बिड से, उस बिड से 30 ज़्यादा है, तो हमें उसकी साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड बनाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर एक डायगोनल है और हम जानते हैं इसके कॉर्नर एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर काम आएगा, ये भी याद होना चाहिए आप लोगों को कि ट्रायंगल के चारों कॉर्नर के एंगल में 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उसने कहा है कि अगर उसकी विड्थ में यहाँ पर x मान लो, मैंने उसकी विड्थ x मान ली, इसको हम शॉर्टर साइड कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है वो क्या है, x प्लस 30, उसकी विड्थ से 30 ज़्यादा है और उसका डायगोनल इससे 60 ज़्यादा है, और ये मीटर में लेंथ है, ठीक है, मीटर में ही लेंथ है। तो हम यहाँ पर इसकी विड्थ को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, और यहाँ से इसके डायगोनल वैल्यू निकाल लेंगे। इसको ABC मतलब सॉलिड साइड वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस की थ्योरम से, क्योंकि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे सॉल्यूशन करते वक्त कि लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगल फील्ड की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, x मीटर है। देन डायगोनल ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। एंड साइड कितनी हो जाएगी, लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल टू x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। अब नाउ इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी PGT, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर,
ठीक है। देखो मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा इजी रहेगा करने के लिए। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर उसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम, आप चाहो तो वहीं के वहीं सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा। यहाँ पर फ्रॉम ए माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60 माइनस एक्स प्लस 30। एक बार वैल्यू तो ये आ गई और एक बार क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस 60 प्लस एक्स प्लस 30, एक बार वैल्यू ये आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा, 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, और एक बार वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स एक्स 2x प्लस 90। एक मिनट, जब माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी 30 आएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 90, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा 60x प्लस 3 9 जा 27 270, ठीक है। और इसको इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0 बन गई ना। देखो कितनी इजी इक्वेशन, वरना आप पीछे क्या करते, पहले आप इसका स्क्वायर करते, जैसे यहाँ पर पहले आप इसका स्क्वायर करते, फिर आप इसका स्क्वायर करते, फिर इसको सोल्व करते, फिर उसको सोल्व करते, तो शायद आपसे कई बार ऐसा होता है कि गलती हो जाती है। तो ये इजी मेथड है, इसको इस तरफ ले आओ और ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर बन करके फॉर्म हो गई। अब देखो यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके 2700 के फैक्टर निकालता हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करूँगा तो 1 आएगा, तो मैं इसके फैक्टर निकालता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 2 से, या फिर पहले मैं सबसे पहले 3 से ही करता हूँ, 3 9 जा 27, 3 30 जा ये हो गया, और 300 और ये 250 और 225 और 5 5 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स ऐसे क्या होंगे, जिनका प्रोडक्ट तो ये आए और उनका सम ये आए, ठीक है। तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 81, सॉरी 54, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो एक काम करता हूँ, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पर एक बार 90 है और यहाँ पर एक बार 30 है, पहले इनको ही चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर 90 है और 30 है, 90 की 30 में करेंगे तो 2700 आ जाएगा, और अगर मैं 30 में से किसको माइनस कर दूँ, 90 को माइनस कर दूँ, तो माइनस का 60 बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ पर माइनस का 60 बच जाएगा। तो मतलब हमारे फैक्टर क्या हो गए, 30 और 90। देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है, और 3 3 जा 9, या फिर 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, ठीक है। यहाँ से ऐसे फैक्टर भी मिल जाएंगे 90 और 30। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये आपको केवल रफ कार्य में करना है, फैक्टर्स निकालने का काम, अगर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहे हैं तो, वरना आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ पड़ सकती है। तो यहाँ से x को क्या ले लो कॉमन, तो x माइनस 90 यहाँ पर बच गया, यहाँ से 30 कॉमन ले लो, 30 जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो x माइनस 90 यहाँ पर बच जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ से कॉमन लेना है कि यहाँ पर सेम टर्म बचने चाहिए। अगर यहाँ पर सेम टर्म नहीं बचती, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टर्म होती, यहाँ पर डिफरेंट टर्म होती, तो 30 और 90 फैक्टर्स हमारे रोंग हो जाते हैं, ठीक है, भले ही प्रोडक्ट और समेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ये स्टेप यहाँ पर भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ से अभी इसको कॉमन ले लो, x माइनस 90 को वो ले लिया हमने, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पर x माइनस 90 इक्वल टू 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, क्यों, क्योंकि ये दोनों 0 है, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो x इक्वल टू x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 90 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 30। तो यहाँ पर इसको तो कर देंगे नेगलेक्ट, क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव
नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे नेगलेक्ट x इक्वल टू -30 बिकॉज लेंथ नॉट इन निगेटिव फॉर्म। निगेटिव फॉर्म में कभी भी लेंथ नहीं होती। ये फिर यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज लेंथ इज नॉट अ निगेटिव वैल्यू। ठीक है, लेंथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई दिस वाज दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स इक्वल टू 90 मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी? 90 मीटर हो जाएगी। देन उसकी हमें साइड्स पूछी थी, तो एक तो क्या थी? लेंथ थी और एक क्या थी? विड्थ थी। एक मिनट एक्स उसकी विड्थ थी ना, सॉरी यहाँ पर विड्थ आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स तो हमने उसकी विड्थ लेट की थी। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर साइड भी 90 मीटर। देन लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ फील्ड भी कितनी हो जाएगी? x प्लस 30, क्योंकि अगर हम उसमें 30 को ऐड कर दे तो उसकी साइड निकल जाएगी लेंथ वाली। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू एक्स प्लस 30 इक्वल टू एक्स कितना? 90 प्लस 30 इक्वल टू 90 30 120 मीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी फील्ड की? लेंथ आ जाएगी 120 मीटर। दिस इज द अवर रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस इतना है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का अगर हम स्क्वायर्स करते हैं इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर के 8 गुना के इक्वल आता है। ठीक है, तो उसने टोटली क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें भी दोनों नंबर फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस करके 180 आता है, और जो छोटे नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं वो लार्जर नंबर का 8 गुना होता है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्यूशन को करेंगे कैसे। मैं लेट कर लेता हूँ। लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स अगर हमारा स्मॉलर नंबर है, एंड लेट ग्रेटर नंबर बी वाई। ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है? इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 180 है। तो मतलब एक्स स्क्वायर डिफरेंस, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग वाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्मॉलर नंबर 8 गुना है किसका? लार्जर नंबर का। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 8y। वाई लार्जर है तो इसका 8 गुना एक्स स्क्वायर, यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दिस शोज दैट वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 180। 180 को इधर शिफ्ट कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने का मतलब कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से करो, तो ये हो जाएगा 180। तो इसके फैक्टर्स कर दो, 290 जा, 245 जा, 59 जा, और ये 33 जा, 31 जा। हमें ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका सम ये आए और उनका प्रोडक्ट 180 आए। तो यहाँ पर मैंने पहले ही यहाँ से चूज कर लिए, क्योंकि देखो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 10, जिनका प्रोडक्ट 180 के इक्वल है। और 10 में से 18 को घटा दो, -8 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8y माइनस का 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, 8y में से 10y को घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। 18 है ना, एक मिनट। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 10y माइनस 18y माइनस 180 इक्वल टू 0, ये आएगा। 10y में से 18y को घटाएंगे तो -8 आ जाएगा, और -18 यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 180 है। कभी पता चला आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट की वैल्यू को 180 देख रहे हो? नो,
प्रोडक्ट का काम केवल फैक्टर्स निकालना है। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए स्प्लिट मिडिल टर्म से। ये यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, केवल यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। वो अलग बात है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म के इक्वली आई है, इसकी मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से वाई को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो वाई प्लस 10 अंदर बच गया, यहाँ से -18 कॉमन ले लो, यहाँ पर वाई प्लस 10 अंदर बच गया इक्वल टू 0, यहाँ से वाई प्लस 10 को कॉमन ले लो। सेम टर्म बननी चाहिए यहाँ पर, इसी तरीके से हम यहाँ पर फैक्टर लेंगे, वरना ये फैक्टर फेल हो जाएंगे अगर यहाँ पर सेम टर्म नहीं बनेगी। यहाँ से इनको कॉमन ले लो, वाई प्लस 10 इंटू वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। वाई माइनस 18 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू एक नंबर आ जाएगा -10 और एक नंबर आ जाएगा 18, ठीक है। वाई की वैल्यू 2 आई है, एक तो 18 आई है और एक आई है -10, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो अब इफ y इक्वल टू -10, जब y की वैल्यू -10 हो, देन स्मॉलर नंबर भी, स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हाँ, स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y था, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर रख देंगे स्मॉलर नंबर भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 80, y की वैल्यू रख दी 8e, 10 रख दिया ना हमने यहाँ पर, देखो 8y था, हमने यहाँ पर y की वैल्यू रखी -10, तो यहाँ पर होगा माइनस का 80, और यहाँ पर ले लेंगे x इक्वल टू √-80, यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, सो वी नेग्लेक्ट y इक्वल टू -10, देन ग्रेटर नंबर बी y इक्वल टू 18, पॉजिटिव 18 क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा, हम यहाँ पर इस वाले 18 को लेंगे, तो यहाँ पर y इक्वल टू 18, देन स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8, ठीक है। तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √18 इंटू 8, एक्स इक्वल टू क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को मैंने 3 बार 2 लिख दिया, इसको मैंने 3 इंटू 2 लिख दिया, वो सॉरी 9 इंटू 2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ग्रेटर स्मॉलर नंबर, ठीक है, यह आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ से एक पेयर ये आया, एक पेयर यहाँ से आया, 2 to the 4, 4 3 जा 12, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, तो स्मॉलर नंबर एक्स इक्वल टू 12, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू -80 का रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज द इमेजिनरी वैल्यू। इसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 5 में, इमेजिनरी वैल्यू का रूट निकालना, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस के साथ इस पार्ट का सॉल्यूशन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को अभी तक इन 4 क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट जरूर करना, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। और आप ये भी बताइए कि आप लोगों को हमारे वीडियो का सॉल्यूशन पार्ट कैसा लगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।